हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, आप सब कैसे हो। लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। उसी के लास्ट टॉपिक पार्टनर्स लोन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से आज हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं लोन बाय पार्टनर टू फर्म, मतलब कि आपके फर्म की पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, अब आप याद कीजिए बच्चों, ये क्या आउटसाइड लायबिलिटी है? नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ही पढ़ाया था आपको कि जो हम आउटसाइडर, बाहर वाले की फर्म के बाहर से जो लेते हैं पैसा लेन देन, वो आपकी आउटसाइड लायबिलिटी होते हैं। ये तो आपके फर्म के मेंबर का ही है, इसलिए आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। तो आप इसे अच्छे समझ लीजिए, आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, इसलिए वी हैव नॉट ट्रांसफर दिस टू रियलाइजेशन अकाउंट। नहीं तो आप बोलोगे बच्चों की लास्ट क्लास मैम आपने तो बताया था कि फर्म के जितने भी एसेट्स थे, जितने भी लायबिलिटीज है, हम सबको ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बुक्स को क्लोज करने के लिए एक जगह हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो उसको एसेट्स को सेल करते हैं तो पैसा आता है और लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं तो पैसा आपका चला जाता है। बट एज जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं, ये उनके अंदर का बात है। ठीक है, आप ऐसे समझो, ये अंदर का मैटर है। ठीक है, इसलिए ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, इसलिए हमने इसके ट्रांसफर नहीं किया रियलाइजेशन अकाउंट में। इसकी हम सेटलमेंट एज जैसे हम लोग करते हैं, लायबिलिटी खत्म होती है तो खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, लायबिलिटी आपकी क्रेडिट आइटम बच्चों, तो खत्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं, ये आपकी इंटरनल अंदर की बात है। ठीक है, तो अंदर की बात हमें अंदर से ही समझना चाहिए, अंदर ही बात खत्म कर लेनी चाहिए। चलिए, तो फर्स्ट केस है आपको एक्सेप्ट लेस अमाउंट देन दी लोन अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी लोन की अमाउंट है 90,000। ठीक है, एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 90,000। अब बस जब डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म हो गया है तो फर्म बोलता है कि मैं तुम्हें बस 70,000 ही दे पाऊंगा। ठीक है, तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी। अब पार्टनर लोन, अब फर्म के लिए क्या होता है बच्चों, पार्टनर लोन। ठीक है, एक तरह का लायबिलिटी, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं, आप इसे ये मान लीजिए कि इंटरनल लायबिलिटी है। तो इसको फर्म अपनी तरफ से सेट ऑफ करता है, इसको आपको एसेट्स को सेल करके उससे जो पैसा आता है उसके तरह से सेट ऑफ नहीं करता, उसको पे ऑफ नहीं करता। ये इंटरनल लायबिलिटी है तो इसको अपनी तरह से सेट ऑफ करता है। ठीक है, तो अब जब आपकी फर्म की लायबिलिटी खत्म होती है, तो लायबिलिटी क्या होती है बच्चों, क्रेडिट आइटम होती है। तो जैसे मैंने सिखाया, कोई भी चीज खत्म होती है, जैसे एग्जिस्टिंग गुडविल आपको खत्म करते तो वो डेबिट आइटम खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। उसी तरह पार्टनर्स लोन जो आपकी इंटरनल लायबिलिटी, तो क्रेडिट आइटम है तो इसको खत्म करेंगे तो हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। तो कितने की खत्म हो रही है, कितने की थी आपकी, 90,000 की लोन थी। अब कितने में खत्म किया है, फर्म ने कितना पे किया आपको, 70,000। ठीक है, 70,000 फर्म ने पे किया है। तो जो अब बचा हुआ है, फर्म को फायदा हो गया, उसने पार्टनर से तो 90,000 लोन लिया था बट पे ऑफ कितना कर दिया, 70,000 ही। तो कितने का फायदा हुआ, 20,000। तो ये 20,000 जो है बच्चों, ये फर्म का आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री समझ में आ गई। फर्स्ट एंट्री जब एक्सेप्ट लेस अमाउंट। ठीक है, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, जैसे 90,000 का लोन दिया है तो वो 70,000 ही फर्म दे रहा है, तो बस इंटरनल लायबिलिटी उसे खत्म करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। कितना पैसा दे रहा है फर्म, वो हम कैश और बैंक से आपको कर देंगे, और जो जितना कम आपका पैसा दिया है वो फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आई होप सो आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी बच्चों। बस ऐसा मानिए कि इंटरनल लायबिलिटी, जैसे हम कोई चीज को खत्म करते हैं तो उसका रिवर्स कर देते हैं, और जो डिफरेंस आ रहा है आपको वो आपके प्रॉफिट या लॉस, जैसे जैसे इस केस में आपको प्रॉफिट हुआ आपको। ठीक है, ऑब्वियसली कोई लोन का अमाउंट, अगर 90,000 का लोन अगर पार्टनर ने फर्म को दिया तो 1 लाख तो नहीं देगा, कोई बेवकूफी होगा तो ज्यादा देगा, तो ऑब्वियसली हर केस में आपको लेस ही आएगा। तो आपको लेस अमाउंट में खत्म हो गया आपका लायबिलिटी, तो जो प्रॉफिट है वो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी थी फर्स्ट केस। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। चलिए नोट कर लीजिए इसे बच्चों। चलिए बच्चों, सेकेंड केस है आपका जब वो
पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वो एक्सेप्ट करता है रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट इन सेटलमेंट ऑफ लोन। मतलब कि वो लोन की जगह, पैसा लेने की जगह एसेट ले लेता है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बस हमेशा याद रखिए, जब भी अब आपको फर्म है अगर पार्टनर का लोन पे करेगा, बस ये एक एंट्री तो बच्चों हमेशा याद रखिए कि जब भी फर्म आपकी पार्टनर का लोन पे ऑफ करेगा तो पार्टनर्स लोन एक फर्म के लिए इंटरनल लायबिलिटी, तो उसे खत्म करेगा, तो क्रेडिट आइटम है तो वो ऑलवेज डेबिट होगा। ये तो एक आप अपनी माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो डेबिट हुआ। अब क्या हो रहा है, ठीक है, वो रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड एसेट ले रहा है, कैश तो ले नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप बोलोगे मैम कि जब आपके लास्ट वाले फर्स्ट वाले केस में तो जब प्रॉफिट हुआ तब रियलाइजेशन अकाउंट लिख रहे हैं, तो अब इसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? वो इसलिए लिख रहे हैं बच्चा कि रियलाइजेशन अकाउंट को मान लीजिए दिस इज आपको एसेट रियलाइज हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट को आप मन में ऐसे बैठा लीजिए कि रियलाइजेशन अकाउंट समझिए आपका एसेट वो रियलाइज हो गया है, वो अब आपका खत्म हो गया है। मतलब लोन की जगह हम पार्टनर को एसेट दे के एसेट रियलाइज करके खत्म हो गए। तो माइंड में ये रखिए, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट लिखे कि एसेट रियलाइजेशन अकाउंट इज इक्वल टू योर एसेट रियलाइज, मतलब हम उसको एसेट दे के ये पार्टनर के लोन को खत्म कर दिए। ठीक है, इसलिए ये तो आपको समझ में आ गया, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट करना है हमें उसे खत्म करने के लिए, और टू रियलाइजेशन अकाउंट इज इक्वल टू मतलब आपका एसेट रियलाइज हो गया, एसेट रियलाइज करके वो पार्टनर के लोन को खत्म कर दिए। अब आती है बारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, तो थाम के बैठ जाइए। जैसे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 90,000 का, ठीक है, तो वो फर्म आपको कभी एसेट दे रहा है 75,000 का। ठीक है, तो आपको 90,000 का लोन दिया है तो आपको एसेट दे रहा है 75,000, ये एसेट कम है, और या फिर आपको एसेट दे रहा है 1 लाख का। ठीक है, ये आपका लोन अमाउंट से ज्यादा हो, तो चाहे जो भी केस हो आपका एसेट का अमाउंट आपके लोन से कम हो या ज्यादा हो, जो भी हो, बट यहाँ हमेशा हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ हमेशा लिखेंगे लोन अमाउंट। ये आप अपने रजिस्टर में अच्छे से मार्क कर लीजिए। आपके पार्टनर्स लोन की जगह फर्म जो आपको एसेट दे रहा है, चाहे वो आपको लेस अमाउंट का हो चाहे वो मोर अमाउंट हो एज कंपेयर टू आपके लोन अमाउंट, यहाँ जर्नल एंट्री में हम हमेशा क्या है, लोन का ही अमाउंट लिखेंगे। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि आपको एसेट का अमाउंट लोन से ज्यादा है बच्चों या कम है, बस यहाँ पे हमें हमेशा लोन अमाउंट लिखना है। इसको आप अपने रजिस्टर में स्टार मार्क इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते, वो यहाँ पे लिख देते जो जितने का एसेट रियलाइज हुआ है 75,000 तो 75,000 लिख देंगे, कम है तो, और ज्यादा है 1 लाख तो 1 लाख, पर ये आपकी जर्नल एंट्री पूरी गलत कर देगी, और फिर आगे जब आप क्वेश्चन पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो वो आप पे गलत अमाउंट हो जाएगी और आपकी क्वेश्चन की सारे आंसर्स रॉन्ग हो जाए। तो बस आप यहाँ याद रखिए कि यहाँ लोन का अमाउंट लिखना है। तो ये थी आपकी सेकेंड आपकी सिचुएशन, जब पार्टनर्स लोन की जगह पार्टनर एक्सेप्ट करता है रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट, तो पार्टनर लोन खत्म होता है डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन इज योर एसेट रियलाइज अकाउंट एंड ऑलवेज राइट हियर लोन अमाउंट। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब थर्ड केस क्या है, एक्सेप्ट रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ लोन। ठीक है, इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ लोन क्या है, जैसे कि आपने लोन 1 लाख का दिया है तो आप उसमें से थोड़ा सा लोन आप सेटल कर ले रहे हो एसेट लेके, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड, और बैलेंसिंग अपने कैश लेके। जैसे फिर आपको पता है जैसे आपका लोन खत्म हो रहा है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट आपको डेबिट हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पार्टनर ने फर्म को 1 लाख का लोन दिया है, ठीक है, तो फिर आप क्या लिखोगे, याद आया रियलाइजेशन अकाउंट एसेट रियलाइज। तो एसेट समझिए फर्म ने आपको 70,000 का दे दिया है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो फर्म आपको कैश के थ्रू आपको दे देगा। ठीक है, तो ये थर्ड वाली तो इजी है बच्चों, इसमें क्या है, जितना भी लोन का अमाउंट है थोड़ा वो फर्म आपको सेटल कर दे रहा है आपको एसेट देके, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। 70,000 का एसेट दे दिया और जो बैलेंसिंग फिगर है बच्चों वो कैश देके आपके लोन को खत्म, तो कैश अकाउंट 30,000। ठीक है, आई होप सो, तो ये आप तो ईजी है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमने 3 सिचुएशन 3 केस कर लिया है। जब एक पार्टनर आपके फर्म को लोन देता है, फर्स्ट आपको एक्सेप्ट करता है लेस अमाउंट, तो जो प्रॉफिट होता है रियलाइजेशन अकाउंट में चल जाता है। सेकंड आपको वो एक्सेप्ट करता है रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट, तो उसमें जो एसेट रियलाइज होता है वही आपका रियलाइजेशन अकाउंट होता है। और थर्ड जो एक्सेप्ट करता है रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ लोन, तो बैलेंस जो है वो कैश अकाउंट भी। ठीक है, तो ये 3 केसेस थे जब आपके पार्टनर फर्म को लोन देता है। अब हम आते हैं जब फर्म पार्टनर
पार्टनर को लोन देता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, तो वो फर्म के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी हो जाता है, ठीक है। तो उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब जब फर्म एक पार्टनर को लोन देता है तो वो उसके लिए एसेट हो जाता है। आप किसी को भी लोन देंगे तो आपको बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपके लिए एसेट हो गया, ठीक है। तो इसमें आपके पास सिंपल जर्नल एंट्री है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, अगर पार्टनर पैसा दे दिया है, ठीक है, पैसा दे दिया है, तो अब आप सोचिए, मैंने आपको क्या बोला, अगर फर्म पार्टनर को लोन देता है, ठीक है, आप किसी भी तरह से जर्नल एंट्री समझ जाइए, फर्म पार्टनर को लोन देता है तो ये उसके लिए एसेट है। एसेट क्या है बच्चों, डेबिट आइटम, तो वो खत्म होता है तो क्रेडिट हो जाएगा, तो लोन टू पार्टनर आपका क्रेडिट होके खत्म हो गया और पैसा आया फर्म के पास, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। बोलिए अब आपको जर्नल एंट्री समझ में आई कि नहीं। अगर आप यही जर्नल एंट्री रटोगे तो आई एम डैम श्योर आप 2 दिन में भूल जाओगे। तो बस समझिए कि ये क्या हुआ है, अगर पार्टनर अमाउंट रिसीव फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर फर्म को पैसा दे दिया है, ठीक है, तो ये जो लोन था ये फर्म के लिए एसेट था, तो एसेट आपका डेबिट नेचर है, खत्म होता है तो उसको क्रेडिट कर दिए लोन टू पार्टनर, और पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इन केस अगर पार्टनर पैसा नहीं दे पा रहा है या नहीं दिया कैश के फॉर्म में, जो भी है, तो फर्म को तो अब डिसॉल्व हो गया फर्म, तो उसको तो बुक्स ऑफ अकाउंट तो क्लोज करना ही पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, लोन टू पार्टनर तो खत्म कर देगा क्रेडिट करके, बट पैसा उसने कैश तो दिया नहीं है, तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगा, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा ले लेगा, ठीक है। यहां से आपको पैसा ले लेगा उसके कैपिटल अकाउंट से, ठीक है, पैसा ले लेगा या फिर बोलिए ले लिया। अब जो भी उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पैसा होगा वो उससे आपको ले लेगा, ठीक है। तो अगर रिसीव कर लिया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश के थ्रू ले लिया और ये फर्म का एसेट को खत्म करने के क्रेडिट कर लेंगे, और नहीं रिसीव किया तो उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके या आपके एसेट को खत्म करेंगे। तो बस सिंपल आपकी बस यही 2 जर्नल एंट्री थी, इसमें कोई सिचुएशन नहीं है बच्चों कि जब एक फर्म पार्टनर को लोन देता है, तो बस यही समझ लीजिए, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो जाती है, इंटरनल लायबिलिटी, इसलिए उसको खत्म करने के लिए हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और जब फर्म लोन देता है पार्टनर को तो वो एसेट हो जाती है। जैसे आप बैंक में भी पैसा आप डिपॉजिट करो, इन्वेस्ट करो, तो वो आपके लिए एसेट है क्योंकि आपको रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह जब फर्म पार्टनर को लोन देता है तो वो एसेट क्यों होता है कि उसको रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट, नहीं मिलता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं जिसने भी लोन लिया, ठीक है। आई होप सो आपको अब ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए कम ऑन बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। अब ये चैप्टर आपके प्रीवियस लास्ट चैप्टर्स, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सबसे अलग है। तो अब इस क्वेश्चन पे आप इस चैप्टर पे अब आप थोड़ा ध्यान से सीरियसली पढ़िए, एकदम विद फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट आपके प्रीवियस सारे चैप्टर से डिफरेंट है। ओके, आई नो आप सब पूरे फोकस और ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 7.54, स्टार्ट। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. Mrs. X had given loan of 5 lakh to the firm and firm also took loan of 2,50,000 from Y. तो इस क्वेश्चन में देखिए X और Y पार्टनर्स है, फर्म ने लोन लिया है मिसेस X से, ठीक है। तो ये मिसेस X बच्चों क्या है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो फिर मैं आपको समझाती हूँ। मिसेस एक्स से लोन लिया है और एक लोन उसके पार्टनर वाई से भी लिया है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, फर्म डिसॉल्व हो गया एंड इट्स एसेट वे रियलाइज्ड फॉर 6,25,000। और एसेट रियलाइज हुआ है मतलब एसेट सेल हुआ है बच्चों, तो कितना पैसा आया, 6,25,000। स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मिसेस एक्स लोन एंड वाइज लोन विथ रीजन इफ देयर वर नो अदर क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, ठीक है। अब याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कि किस ऑर्डर में पेमेंट करना है जब आपका एसेट रियलाइज हो जाए, एसेट सेल होके पैसा आता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, आउटसाइड लायबिलिटी, चाहे उसमें सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, याद आया ना बच्चों। चलिए तो उसी तरह आपको यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 1, ओके। तो सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे, आप इस तरह लिखेंगे एग्जाम में फर्स्ट। तो सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे बच्चों, मिसेस वाई को कि वाई को। मिसेस वाई क्या है भैया, ओहो बोलिए बोलिए, वो फर्म की पार्टनर है, नहीं वो तो बाहर है, तो वो आपकी क्या हो गई, आउटसाइड लायबिलिटी। तो पहले हम क्या पेमेंट करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी, और उसके बाद पार्टनर्स लोन। चलिए ठीक है, तो आप लिखेंगे ₹5 लाख
पेड टू मिसेस वाई, ठीक है, बिकॉज शी इज आउटसाइड लाइबिलिटी। ओके, आप शी इज लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए कि लोन टेकन फ्रॉम हर, बिकॉज लोन मैं यहां पे लिख दे रही हूं टेकन फ्रॉम हर इज कंसिडर्ड एज आउटसाइड लाइबिलिटी। अब बच्चों आप पूछोगे मैम रीजन क्यों लिख रहे हो? एक तो रीजन आप जानोगे समझोगे तभी तो आप बता पाओगे कि पहले किसको पेमेंट करना है। बिना जाने समझे तो आप लिख ही नहीं सकते हो कि पहले किसको पेमेंट करना। आप लिख दोगे पहले वाई को करो, नहीं ना बच्चों, तो रीजन तो समझोगे। और दूसरा आपको क्वेश्चन में हमेशा आएगा कि गिव रीजन, ठीक है। और क्वेश्चन में आए बच्चों चाहे नहीं आए, पहले आप समझोगे तभी तो लिखोगे ना। पहले रीजन ही नहीं पता होगा तो आप कैसे, चाय में आपको चीनी डालना है कि नमक डालना है, पहले आप समझोगे कि किसको डालना है, चीनी क्यों डालना है और नमक क्यों डालना है। तो समझोगे आप चीनी डाल रहे हो तो उसके पीछे आपका लॉजिक है, रीजन है कि चीनी डालने से ही चाय मीठा होता है, कि चाय नमकीन नहीं होती है। उसी तरह मिसेस वाई को ही फर्स्ट पेमेंट देना है क्योंकि मिसेस वाई लोन टेकन फ्रॉम हर एक आउटसाइड लाइबिलिटी, तो पहले हमको आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करना है, ठीक है। चलिए, एंड सेकेंड आप लिखोगे ₹1,25,000 paid to Y's loan as per section 48, ठीक है। एज पर सेक्शन 48 क्योंकि हमने एज पर सेक्शन 48 पढ़ा है कि पहले आउटसाइड लाइबिलिटी पे करना है, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। आई होप सो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये आएगा आपका 1 मार्क्स का आएगा, चाहे बच्चों मार्क्स पे कभी ध्यान नहीं देना कि 1 मार्क का आएगा कि 2 की 4 की 6, ठीक है। हर एक मार्क्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका था आंसर लिखने का, इस तरह पैटर्न आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। चलिए, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। Ajay Vijay were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. The firm was dissolved on 31st March and falling balance were appearing in the books of the firm. Ajay's loan, अब अजय देखिए पार्टनर है कि नहीं है। ओम्स लोन, ओम पार्टनर है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। क्रेडिटर्स है आपके 2,50,000 के एंड कैपिटल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो ये पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस है एडजस्टमेंट के बाद अजय और विजय के। एसेट ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 15 लाख, तो एसेट सेल करके 15 लाख आया। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अमाउंट इन ऑर्डर ऑफ पेमेंट एज पर सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बच्चे बताएंगे। तो सबसे पहले हम किसको पेमेंट करते हैं बच्चों? सबसे पहले किसको पेमेंट करते हैं? आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्या है? सबसे पहले अजय's लोन है कि ओम्स लोन है कि क्रेडिटर्स है कि कैपिटल बैलेंस है। तो सबसे पहले हम क्या पेमेंट करेंगे आपको, ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटी क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर को पे किए 2,50,000, ठीक है। ये अब मैं नहीं बताऊंगी और मैं बोर्ड में भी नहीं लिखूंगी, अब आप सब अपनी कॉपी में लिखोगे। ये क्वेश्चन बच्चों इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रेडिटर को लिखेंगे, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे 2,50,000, ठीक है। उसके बाद ओम्स लोन, ठीक है, कोई आउटसाइडर लोन है, ठीक है, तो ये आपका वो पार्टनर्स लोन तो है नहीं। तो उसके बाद ओम्स लोन को पेमेंट करेंगे 1,25,000, ठीक है। उसके बाद तो फर्स्ट कैटेगरी में आपके आ गया क्रेडिटर्स और ओम्स लोन, ये आपके क्या हो गए बच्चों? आउटसाइड लायबिलिटी है। उसके बाद जो अजय से लोन लिया, अजय पार्टनर्स लोन है, उसको पे करेंगे 2 लाख, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल बैलेंस जो है आपका अजय और विजय का, उसको पेमेंट करेंगे। और उसके बाद अगर कोई सरप्लस, मोस्टली केसेस में मैंने आपको कहा है सरप्लस नहीं बचता, मगर अगर कोई सरप्लस बच रहा है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अजय और विजय में PSR में, ठीक है। तो चलिए अब आप अपने बुक के आंसर से मैच कर लीजिए, सही कहा ना? ओके, चलिए इस क्वेश्चन में आपको सरप्लस भी बच रहा है, वाह। तो फर्म डिसॉल्व होके भी सरप्लस बचना तो बहुत बड़ी बात है, तब तो आपके प्रभु की कृपा है आपके ऊपर। अच्छा, सरप्लस बच रही इसमें 1,75,000, चलिए अच्छी बात है। तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे PSR में, ठीक है। तो बच्चों ये जरूरत नहीं है ना क्वेश्चन मुझे बोर्ड में कराने की, ये तो सिंपल है, बस आपको ऑर्डर याद करना है। आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटीज में आपके जो भी क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल्स है और लोन जो आपने बाहर से लिया है, बाहर से किसी से भी ले सकते हो, आप बैंक से भी ले सकते हो, चाहे आपके पार्टनर के रिलेटिव हो उससे भी ले सकते हो, बस किसी से भी ले सकते हो। इसलिए यहाँ पहला पेमेंट क्रेडिटर्स और ओम्स लोन को दिया, फिर पार्टनर्स लोन और उसके
उसके बाद कैपिटल बैलेंस और कोई बचे तो आपके सरप्लस तो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट। तो जिस पैटर्न में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखने सिखाया वैसे आप फर्स्ट सेकेंड और फिर अपने आप रफ में कैलकुलेट करके देख लीजिए कि अगर सरप्लस बच रहा है तो उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, आई होप सो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जरूरत नहीं है ना मुझे कराने की। ओके, बस मैंने आपको पैटर्न समझा दिया कैसे एग्जाम में लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं आपके क्वेश्चन 3 पे। ओके, what journal entry will be passed when unrecorded furniture of 20,000 is taken by Sanjay, a partner, for rupees 15,000 on dissolution of the firm? ठीक है, अब बच्चों अब लास्ट क्लास जो मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाया था अब वो आप याद कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अब हाँ एक बात और मैं आपको बोल दे रही हूँ, यही मैंने आपको पहले भी कहा है बच्चों कि इस चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपकी प्रीवियस सारे 4 चैप्टर्स जो इससे अलग है, इसलिए अब इस चैप्टर में प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो when the unrecorded furniture of 20,000 is taken by Sanjay, a partner, for rupees 15,000 on dissolution of the firm. ठीक है, अब इसकी एंट्री मैंने आपको कैसे समझाई थी, मैंने क्या कहा था बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको अब ध्यान से पढ़िए, when unrecorded furniture of 20,000 is taken by Sanjay, एक unrecorded furniture था, is taken by Sanjay, a partner, for rupees 15,000 on dissolution of firm। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रिक लास्ट क्लास भी समझाई थी कि याद कीजिए कि जब पैसा आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, और पैसा जाता है तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, तो किसने लिया है, संजय, एक पार्टनर में, कितने के लिए लिया है, 15,000। तो याद कीजिए बच्चों, हाँ इसलिए मैं बोल रही हूँ ध्यान से, इसकी जर्नल एंट्री अलग है। ठीक है, तो देखिए जब आप फर्नीचर बेचोगे तो पैसा आता है। ठीक है, तो पैसा आता है तो एक तो मेरी बात याद रखिए कि रियलाइजेशन अकाउंट आपको क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट हो गया है, और अगर जब एसेट बेच के आपको कैश आता है तो आप क्या लिखते हो, कैश अकाउंट डेबिट। ये एंट्री आपको लास्ट क्लास से याद आ गई। दोनों तरीके समझ जाइए, पैसा आया तो रियलाइजेशन अकाउंट आपको क्रेडिट होता है, और एसेट बेचते हुए पैसा आता है कैश अकाउंट के थ्रू डेबिट हुआ। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो एसेट बेचे हैं तो वो कैश, ठीक है, कैश के फॉर्म में लिया है, किसने लिया है, संजय, एक पार्टनर में। तो हम उसकी जगह मैंने आपको क्या कहा था, 2 केस होती है, अगर आप सेल करते हैं तो कैश आता है, मगर अगर कोई पार्टनर ले लेता है तो क्या होता है बच्चों, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो बस यहाँ पे आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000। ओके, चलिए बच्चों डरने की बात नहीं, मैं आपको हर क्वेश्चन में आपको जो मैंने लास्ट क्लास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कराया था मैं सबका रिवीजन कराया। जैसे इस क्वेश्चन में करा दिया आपको कि अगर आपको सेल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट आता है क्योंकि पैसा आता है, मगर कोई अगर पार्टनर टेक ऑफ कर लेता है तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, बस वही हुआ है। और मैंने पैसा आता है तो मैंने कहा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है, जाता है तो डेबिट, तो यहाँ पैसा आया इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। तो आप लिखोगे अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ फर्नीचर जो भी है टेकन ओवर बाय संजय पार्टनर। ठीक है, अब बोलिए, अब तो समझ में आ गई क्वेश्चन की जर्नल एंट्री, अभी कोई डाउट है नहीं ना, तो चलिए बस मैं हूं ना, बस मेरे रहते आपको क्या डर है, मैं हूं तो फिर क्या है। चलिए बच्चों नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन 5 एंड मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। कोई डरने की बात नहीं बच्चों, बस मेरी ये बात हमेशा बस याद रखिए कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट में पैसा आता है तो वो क्रेडिट होता है और जाता है तो डेबिट होता है। तो जब पैसा आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है, तो बस आपको देखना है कैसे आ रहा है। अगर एसेट सेल करके आ रहा है तो कैश अकाउंट लिखेंगे आप डेबिट, और अगर पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसी तरह पे ऑफ करने में जब जाता है तो कैसे जा रहा है, कैश अकाउंट के थ्रू पैसा जा रहा है या कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, बस आपको यही ध्यान देना है। अब आप देखिए आराम से पढ़िए और अभी आप जर्नल एंट्री आप ही बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, पास द जर्नल एंट्री व्हेन एन
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 15,000 इज सेटल्ड एट 10,000। अब रुकिए, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था फर्म का 15,000 को, वो सेटल हो गया 10,000 में, मतलब उसका काम खत्म हो गया। बट कैसे हुआ? अब आप सोचिए, कैश के थ्रू हुआ या फिर कोई पार्टनर लिया। दो ही तरीके से हो सकता है, या तो आप कैश से वो लाइबिलिटी को खत्म कर देंगे, बस मैंने आपको यही दो तरीका समझाया, या तो आप कैश से पे ऑफ कर लेते या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता, बस यही तो दो है। अब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैश के थ्रू आपने पेमेंट किया है, कोई पार्टनर ने लिया है। तो 15,000 की लाइबिलिटी आपकी सेटल हुई 10,000 एंड पेड बाय एक्स अ पार्टनर ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। तो किसने पे किया है? एक पार्टनर के थ्रू। तो बस अब आप याद रखिए, अब इसमें आपको क्या हुआ है, इसमें आपको पैसा गया है कि पैसा आया है। अब रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो आपको तो उसको पे ही करना है। तो पे करने से क्या होगा बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? जब पैसा जाता है तो डेबिट होता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। देखो आपने आंसर बता दिए ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है क्योंकि पैसा गया है। अब कैसे गया पैसा? दो ही तरीके से पैसा जा सकता है, या तो कैश के थ्रू या कोई पार्टनर आपको वो लाइबिलिटी ले लेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कैश के थ्रू गया है? नहीं, तो पार्टनर ने लिया है। किस पार्टनर ने लिया है बच्चों? दैट इज आपके एक्स। ओके, तो एक्स कैपिटल अकाउंट 10,000। ओके बच्चों, अब बोलिए, अब समझने में दिक्कत आ रही है? नहीं ना? बस यही जो ट्रिक मैंने बताई है रियलाइजेशन अकाउंट वाली, कि कब क्रेडिट होती है, कब डेबिट, और कैसे हो रही है, कैश के थ्रू हो रही है या कोई पार्टनर, बस वही यहाँ पे लिखना है। बस सिंपल, और क्या बात है। अब समझ में आ रही है ना? तो इजी है। चलिए अब सेकेंड एंट्री देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, pass a journal entry if a machine having book value of 15,000 is given to राकेश। तो एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू है 15,000, तो वो राकेश को दे दिए हैं। राकेश कौन है? क्रेडिटर। अब हमेशा, अब ध्यान से पढ़िए, अब ये मत मान लीजिए कि राकेश पार्टनर है। ठीक है, बुक वैल्यू 15,000 इज गिवन टू राकेश, क्रेडिटर ऑफ 22,000 फॉर 12,000 अगेंस्ट हिज ड्यू। अब याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको ट्रिकी पॉइंट्स में समझाया था कि कभी कोई जब एसेट को हम यूज करते हैं टू सेट ऑफ लाइबिलिटी, तब हम कोई एंट्री, नो एंट्री, याद आई ना? तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या है कि 22,000 का आपका लाइबिलिटी है क्रेडिटर का। ओके, 22,000 का है क्रेडिटर। अगर हम 22,000 के क्रेडिटर को हम अगर पूरी तरह 22,000 के एसेट से सेट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, यही मैंने आपको समझाया था बच्चों कि जब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या कोई एसेट से हम सेट ऑफ करते हैं लाइबिलिटी, तब आपकी क्या होती है? नो एंट्री। ठीक है, ओके, तब तो कोई एंट्री नहीं होगी। बट इस क्वेश्चन में आपको पूरा अमाउंट लाइबिलिटी का सेट ऑफ पैसे करने नहीं बोला गया है। देखिए 22,000 का जो राकेश एक क्रेडिटर है, उसको सेट ऑफ किया है विथ मशीन बुक वैल्यू 15,000, कितने में? 12,000। तो इसमें अब आप क्या करेंगे? 12,000 का सेट ऑफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे होगी आपकी नो एंट्री। यहाँ पे नो एंट्री क्यों होगी बच्चों? क्योंकि यहाँ पे ये मशीन को एक एसेट को यूज किया गया है टू सेट ऑफ योर क्रेडिटर, तो यहाँ तो आपकी नो एंट्री होगी। समझ में आ गई? बट अब 22 में से 12 आपका सेट ऑफ हो गया, तो बचा कितना आपका? 10,000। तो 10,000 तो हमें लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको यही ट्रिक किया गया। पास अ जर्नल एंट्री if machine having book value of 15,000, इसकी book value 15,000 की है, is given to Rakesh a creditor of 22,000 for 12,000। तो आपकी जो मशीन की बुक वैल्यू 15,000, उसकी 12,000 एक्चुअल वैल्यू से हम सेट ऑफ किए 22,000 क्रेडिटर्स, तो इतनी तो सेट ऑफ हो गई। एसेट यूज किया गया लाइबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए, नो एंट्री। बट जो 10,000 की जो बैलेंस की अमाउंट है वो तो हमें पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसकी जर्नल एंट्री अब आप बताइए। जब लाइबिलिटी पे ऑफ करते हैं तो क्या होता है? पैसा जाता है कि आता है? पैसा जाता है ना, तो जाता है तो क्या होता है बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट, जल्दी बताइए। डेबिट होता है। हाँ, यही मैंने समझाया है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। बस अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए
कि पैसा जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, आता है तो क्रेडिट। अब कैसे गया, कैश के थ्रू गया या कोई पार्टनर ले गया आपका पैसा, मतलब ये पैसा कैसे आया, बस कैसे गया, कैश के थ्रू गया, कोई पार्टनर का तो इसमें अभी यहाँ बात ही नहीं है, तो कैश 10,000। अब बताइए बच्चों, मेरे इतने अच्छे से समझाने के बाद अब आप किसी बच्चे को ये लग रहा है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है? बस आपको एक ही चीज मैं आपको पूरे चैप्टर एंड तक बस यही बोलूंगी, बस यही दिमाग में रखिए कि पैसा अगर जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, आ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? दो ही ऑप्शन है, या तो कैश के थ्रू जाएगा या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। बस आएगा भी तो कैश के थ्रू आएगा या कोई पार्टनर आपको बस हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सी तो एंट्री। हाँ, बस यहाँ आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपको लिखा नहीं है, हाँ लिखा नहीं है आपको कि बैलेंस को पे ऑफ करना पड़ेगा, आपको खुद एज्यूम करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि 22,000 का क्रेडिटर है तो 12,000 तो मशीन से सेट ऑफ हो गया तो नो एंट्री, और जो बैलेंस है वो आपको पे कर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन 6, मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। और ये क्वेश्चन करने से पहले बच्चों आप अपने रजिस्टर के बैक पेज में टर्न कीजिए। जब मैंने आपको लिखाया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कि फर्म बॉर्न करता है तो कौन से अकाउंट डेबिट होती है और पे करता है तो, और जब पार्टनर बॉर्न और पे करता है तो एक बार आप उसे देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ रीड करना। ओके, चलिए देख लिया आप सबने। चलिए, पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। बस अब इस चैप्टर में आपको हर एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है। ऐसे तो मैंने आपको पूरे अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स में सारे क्वेश्चन में आपको मैंने कहा है वर्ड बाय वर्ड ध्यान से पढ़िए और 50% सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन में ही कर लीजिए, तो आपका जो टाइम है टाइम भी बचेगा और आंसर भी परफेक्ट होगा, कोई मिस्टेक नहीं होगा। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ₹600 टू बी बॉर्न बाय द फर्म। ठीक है, रुकिए, एंड आर पेड बाय हर्ष अ पार्टनर। अब याद कीजिए, बॉर्न बाय फर्म, बॉर्न बाय फर्म में कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, याद आया, रियलाइजेशन अकाउंट। और पेड बाय हर्ष अ पार्टनर, और पेड बाय पार्टनर होता है तो वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। बस हो गया, और क्या चाहिए आपको? बस अब इतनी सी जर्नल एंट्री में किसी को दिक्कत हो रही है? क्वेश्चन 6A, ठीक है। सो बॉर्न बाय फर्म से याद आपको आ गया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, डेबिट हो गया। और अगर पेड बाय पार्टनर होता है तो उस पार्टनर का नाम, हर्ष, कैपिटल अकाउंट 600। चलिए, अब इसमें समझने में किसी को दिक्कत हुई? बस आपको वो जो मैंने लिखवाया है नोट्स, बस उसको आपको माइंड में सेट रखना है। एक इमेजिन कर लीजिए, एक अपना पिक्चर बना लीजिए माइंड में कि ऐसे ऐसे है, जब फर्म आपको बॉन्ड कर रहा है तो ये अकाउंट डेबिट होगा, कैश कर रहा है तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा, मीन्स पे कर रहा है तो कैश अकाउंट होता है आपका क्रेडिट, ठीक है। और पार्टनर है, आपको बॉन्ड कर रहा है तो ये, और पे कर रहा है तो ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। Mohan, one of the partner of the firm, was asked to carry out dissolution of the firm, for which he was allowed salary of 20,000। जैसे मैंने कहा था, जब फर्म डिसॉल्व होता है तो फर्म पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि अब सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है, एसेट को सेल करना, लाइबिलिटी को पे ऑफ करना। तो उसके लिए फर्म क्या देती है, पार्टनर को एक सैलरी, एक फिक्स सैलरी देती है, ठीक है। तो वही उसको सैलरी दी है 20,000, एक्सपेंसेस फॉर डिसोल्यूशन वो 55,000। अब इसमें मैंने बच्चों ये भी कहा है कि अब जब फर्म एक पार्टनर को दे देती है कि डिसोल्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है, तो इसके लिए मैं फिक्स सैलरी दे रही हूँ आपको 20,000, तो उसके बाद डिसोल्यूशन में कितना भी खर्चा हो फर्म को उससे कोई मतलब नहीं है। तो बस आपको इसकी एंट्री पास करनी है। तो उसकी एंट्री मैंने क्या आपको बताई थी कि जब फर्म एक सैलरी, फिक्स सैलरी आपको पार्टनर को देता है डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस को जो उसने किया है उसको बॉन्ड करने के लिए, मतलब उसको संभालने के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये हो गई आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट 20,000, ठीक है।
हाँ, अब चाहे फर्म रिजोल्यूशन में कितने भी खर्चे हो, अब उसके पैसे में मोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, उसके अकाउंट में 20,000 आ गया। अब जो भी खर्चा है डिसोल्यूशन को, उसको अपने समझना। फर्म ने अपने साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर दी, उसके कैपिटल अकाउंट में 20,000 डाल दिया है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी डिसोल्यूशन का काम संभालने के लिए। अब जो भी खर्चा होगा वो मोहन समझेगा, फर्म को कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो उसके आगे स्टेटमेंट में आपको डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए। Third one, motor car of book value 50,000 taken by creditor for rupees 40,000 in settlement. चलिए, इसके लिए कौन सा गाना याद आ रहा है आप सबको? नो एंट्री। यही है, आपको एक लाइबिलिटी को सेट ऑफ किया जा रहा है। कैसे? एक एसेट से। तो उस केस में और अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, तो हम सब क्या लिख देंगे? नो एंट्री, नो एंट्री। ठीक है, चलिए। नो एंट्री का क्वेश्चन आने से आप सब बच्चे खुश हो जाते हैं। बस याद रखिए, जब एक एसेट को यूज किया था लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए, नो एंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। अब जो बच्चे, जैसे मैं बता रही हूँ कि ऐसे आपको पढ़ना है, ये ट्रिक याद रखनी है, तो जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री जरूर मुझे बता देंगे। चलिए, creditor of 85,000 accepted 40,000 in cash and investment of 43,000 in full settlement of their claim. अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों? एक क्रेडिटर था 85,000, उसने एक्सेप्ट किया 40,000 इन कैश में और इन्वेस्टमेंट ऑफ 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? एक क्रेडिटर को सेट ऑफ करने के लिए क्या यूज किया गया? एक एसेट। ठीक है, बट उसमें कुछ कैश भी इन्वॉल्व है। तो जब क्रेडिटर को यूज करते, लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए एसेट यूज करते हैं, तो नो एंट्री। बट इसमें कैश भी है, तो हमें कैश की तो एंट्री यूज करनी पड़ेगी, तो बस हम इसमें एंट्री कैश की करेंगे। ठीक है, तो अब आप बताओ बच्चों, इसमें आपको पैसा गया कि पैसा आया? पैसा गया। ठीक है, लाइबिलिटी क्रेडिटर को सेट ऑफ करेंगे तो पैसा जाएगा ही। पैसा जाएगा तो क्या होता है बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है ना बच्चों? नहीं, डेबिट होता है। अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं थी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और मैंने बच्चों क्या कहा था? पैसा दो तरीके से जाता है, या तो कैश के फॉर्म में चला जाता है आपके फॉर्म से, या तो कोई पार्टनर के थ्रू। तो इसमें कैसे गया? कैश के फॉर्म में। टू कैश 40,000। ओके, चलिए। हाँ, अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे आपका वो प्रीवियस क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन 5B, pass a journal entry if machine having book value of 15,000 is given to Rakesh a creditor of 22,000 for 12,000. ठीक है, तो मतलब बुक वैल्यू मशीन का 15,000 को समझिए 12,000 उसका एक्चुअल वैल्यू में सेट ऑफ किया है, तो 22 माइनस 12 का तो हमने नो एंट्री की, बट 10,000 की जो है हमने निकाला था और उसको कैश के फॉर्म में ऐसे ही पे किया। बट इस क्वेश्चन में आपको देखिए कि 85,000 का 40,000 इन कैश, इन्वेस्टमेंट 43,000 आपको दिया हुआ है इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो इसमें हमें कोई अमाउंट निकालना ही नहीं, सीधा आपको दे दिया है। तो जब एक एसेट को यूज करेंगे लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए, तो कोई एंट्री नहीं, और कैश के फॉर्म में कितना पेमेंट देना है ये आपको इस क्वेश्चन में सीधा दिया हुआ है, इसलिए सीधा मैंने लिख दिया। और उस क्वेश्चन 5B में नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमें निकालना पड़ा था। सिंपल। ठीक है, तो ये आपकी मिक्सअप क्वेश्चन थी। एक केस में आपको जहाँ यूज कर रहे हैं एसेट टू सेट ऑफ लाइबिलिटी, नो एंट्री, और जो रिमेनिंग है आपने कैश आपको दे भी दिया है, 40,000 से पे ऑफ कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। अब इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? क्रेडिटर्स वेयर 16,000, दे एक्सेप्ट मशीनरी वैल्यूड ऑफ 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। चलिए इसकी एंट्री बताइए, कौन सी एंट्री होगी बच्चों? नो एंट्री। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। क्यों? एंट्री तो होनी चाहिए भाई, नहीं तो मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको? अच्छा, इसमें एसेट को यूज किया, मशीनरी को यूज किया गया इन सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, नो एंट्री। वाओ, सो नाइस ऑफ यू। चलिए, तो जब नो एंट्री आती है तो बच्चों आप सब खुश हो जाते हैं। वेरी गुड, तो यहाँ पे लिख दीजिए नो एंट्री। एंड थर्ड वन, creditors were 90,000. They accepted building valued at 1,20,000 and paid cash to the firm.
हाँ, ये भी फर्स्ट जैसा ही दे दिया ना, कितना क्वेश्चन देता है। 90,000 के क्रेडिटर को बिल्डिंग 1,20,000 का, मैंने कहा था वही आपको कि आपको चाहे अमाउंट ज्यादा का मिले चाहे कम, कोई मतलब नहीं है। तो 90,000 के क्रेडिटर को बिल्डिंग वैल्यू 1,20,000, तो क्रेडिटर को सेट ऑफ करने के लिए आपको बिल्डिंग यूज किया गया, उसकी कोई एंट्री नहीं, बट कैश भी अलग से दे दिया गया 30,000 की। तो बस आप उसे 1 मिनट एंड पेड कैश टू द फर्म। हाँ हाँ, फर्म को पैसा मिला है। ओके ओके ओके, वही देखिए, हड़बड़ी नहीं करनी हमें। देखिए हड़बड़ी, मेरे से भी हड़बड़ी होती तो गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए हड़बड़ी किसी को नहीं करनी है। हमेशा हम यही सोचेंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ फर्म में तो चैप्टर में फर्म को पैसा देना ही होता है, ऐसा नहीं है। क्रेडिटर्स वे 90,000, दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट, हाँ तो क्रेडिटर्स था 90,000 का, आपका लाइबिलिटी था, तो उसने एक्सेप्ट किया बिल्डिंग वैल्यू एट 1,20,000, उसने बिल्डिंग ले लिया अपने लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए 1,20,000 का, और पेड कैश टू दी फर्म, तो फर्म को पैसा मिला है इस केस में। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क दीजिए, इसलिए मैं कहती हूँ ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली ध्यान से पढ़ना होता है, एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंट। तो फर्म के पास पैसा आया है, तो पैसा आता है तो बच्चों क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है ना, नहीं क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो क्रेडिट भी होता है। ओके चलिए, तो वो क्रेडिट हो गया। और पैसा कैसे आया, आपको दो ही फॉर्म होता है, या तो कैश से या पार्टनर से। तो इस क्वेश्चन में कैसे आया, कैश से, कैश अकाउंट डेबिट 30,000। ठीक है, चलिए तो देखा बच्चों हड़बड़ी करने का क्या रिजल्ट होता है। देखो मैंने भी हड़बड़ी कर दी, मैंने टू दी फॉर्म बाय दी फॉर्म कुछ भी नहीं पढ़ा, ये हड़बड़ी मेरी सारी मेहनत को वेस्ट कर दी, इसलिए आप भी हड़बड़ी ना कीजिए। इसलिए मैंने कहा अकाउंट्स के हर एक वर्ड को ध्यान से। तो ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को करके तो आप कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अब तो मेरी ट्रिक आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि पैसा आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है, जाता है तो डेबिट होता है। बस किसके कारण आ रहा है, कैश या पार्टनर, वो डेबिट हो जाएगा, और किसके कारण जा रहा है, कैश या पार्टनर, वो क्रेडिट हो जाएगा। और नो एंट्री कब होता है, जब एक एसेट को यूज किया तो सेट ऑफ लायबिलिटी, और वो अमाउंट दे दिया कि बैलेंस कितना पे करना है तो आप पे कर दीजिए, और अगर नहीं दिया तो निकाल के कर लीजिए, और क्या है, बस चलिए बल्ले बल्ले कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 8 एंड मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ना है, ठीक है। फर्म पास चैनल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, फर्म एग्रीड टू पे आलोक रुपीज 7,500 टुवर्ड्स डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब इसको पढ़ के आपके माइंड में क्या आया कि फर्म पे कर रहा है आलोक को इतना टुवर्ड्स डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, मतलब कि जो फर्म एक पार्टनर को देता है इतना आपको एज अ सैलरी अपने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को संभालने के लिए। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर 10,000 विच वेर पेड बाय द फर्म। अब याद कीजिए बच्चों, एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन 6B, ठीक है। अब आप उस क्वेश्चन को पढ़िए। मोहन, वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म, वाज आस्क्ड टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉर व्हिच ही वाज अलाउड सैलरी ऑफ 20,000। तो कुछ भी लिख सकता है आपको बच्चों, या तो सैलरी दे देगा, या फिर आपको जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि फर्म एग्रीड टू पे ₹7,500 टुवर्ड डिसोल्यूशन, मतलब कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के खर्चे को संभालने के लिए वो इतना दिया है। फिर आपके 6B में लिखा है एक्सपेंसेस फॉर डिसोल्यूशन फॉर 5,000। तो मैंने आपको क्या कहा था कि फिर डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस कुछ भी हो, फर्म को उससे कोई मतलब नहीं, जो है अब उस पार्टनर को संभालना है। बट आपके 8A में देखिए लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर 10,000 विच वेर पेड बाय द फर्म। अगर यहीं तक लिखता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर 10,000 तो फिर तो कोई मतलब नहीं है आपको, बस आप एंट्री कर देते कि आपको वो पार्टनर को पैसा मिला एज अ सैलरी, ठीक है। मगर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे भी किया है 10,000 का, ठीक है, तो आपको इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो ये लाइन ने आपकी सेकेंड एंट्री करा दी विच वेर पेड बाय फर्म, मतलब फर्म ने आलोक को तो दिया ही एज अ सैलरी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस संभालने के लिए 7,500, बट फर्म ने 10,000 का डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस खुद से पे भी किया। तो इसमें आपकी दो एंट्री, तो ये आप मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर ली, विच वेर पेड बाय फर्म। ओके चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट जो होगी उसकी क्या एंट्री होगी, जब फर्म आपको पे करता है पार्टनर को, ठीक है, तो क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हाँ, और किसको दे रहा है, उस पार्टनर को। अब बताओ बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्म का पैसा जा रहा है, और किसके कारण जा रहा है, किसके थ्रू,
उस पार्टनर के थ्रू उसको सैलरी के फॉर्म में देंगे। चलिए, और क्या चाहिए? अब आई होप सो आप सबको अब करने में इजी लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सेकेंड एंट्री हो जाएगी क्योंकि फर्म पे कर रहा है, फर्म पे करता है और खुद ही बॉन्ड करता है, तो क्या एंट्री हो? बॉन्ड बाय फर्म एंड पे बाय फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई। एंड ये हाँ, इसमें नरेशन लिखेंगे, अमाउंट पेबल टू आलोक credited to his capital account। अब मैं नरेशन नहीं लिख रही थी, मुझे लगा आप तो अब एक्सपर्ट हो गए हो नरेशन लिखने में, क्या जब जर्नल एंट्री में आपको समझा के करा रही हूँ। नरेशन उन बच्चों को लिखना होता है उनके लिए जो कि रटते हैं कि रटना, बट आप जब जर्नल एंट्री समझ के कर रहे हो तो समझ गए हो तो आप नरेशन तो खुद लिख ही सकते हो। ठीक है, चलो, और सेकंड क्या होगी जो आपको फर्म पे कर रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई अब आपकी इसकी जर्नल एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट वन बी चलते हैं हम लोग। बस जैसा मैं कह रही हूँ बच्चों, अब आप वैसा पढ़िए तो बिल्कुल आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा, बस समझिए। ठीक है, realization expenses were 5,000. It was agreed that firm will bear 2,000 and balance by Ravi a partner। ठीक है, realization expenses आपके 5,000 थे, एग्री किया है कि फर्म विल बियर मतलब कि आपको बॉन्ड करेगा, फर्म विल बियर एंड बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर। तो मतलब समझिए 2,000 आपको फर्म बियर करेगा, बॉन्ड करेगा और पे करेगा। ठीक है, तो फर्म जब बॉन्ड करता है तो आपको क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और नीचे आपको पे कर रहा है तो कैश होगा। ठीक है, और मतलब ये दोनों बॉन्ड कर रहे हैं और पेमेंट हो रहा है, और पार्टनर जब बॉन्ड करता है तो उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। ठीक है, मतलब समझी, वो जो आपको क्वेश्चन में सेंटेंस लिखा था वो दोनों का बता रहा है कि फर्म आपको बॉन्ड कर रहा है इतना और पार्टनर आपको इतना बॉन्ड कर रहा है। तो जब फर्म बॉन्ड करता है बच्चों तब आपको क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फर्म बॉन्ड करता है, यस दिस इज योर B1 रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और जब पार्टनर बॉन्ड करता है तो पार्टनर का आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम क्या है आपका? रवि। ओके, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखिए जब फर्म बॉन्ड कर रहा है तो रियलाइजेशन और पे करता है तो क्या होता है? टू कैश। ठीक है, तो फर्म बॉन्ड किया 2,000 और कैश पे किया आपका 2,000, और पार्टनर आपका बॉन्ड कर रहा है। ठीक है, पार्टनर आपका बॉन्ड कर रहा है 3,000, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 + 3 5,000। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको खास क्या समझना होगा कि जो फर्म है वो बॉन्ड कर रहा है आपको। ठीक है, और साथ में आपको पे कर रहा है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि फर्म बॉन्ड कर रहा है और पे कर रहा है, इसलिए कैश 2,000। और उसके बाद एंड बैलेंस बाय रवि पार्टनर्स, तो जब उसी सेंटेंस में लिखा है बैलेंस बाय रवि तो आपको पार्टनर क्या कर रहा है? आपको बॉन्ड कर रहा है और पे कर रहा है आपको फर्म ही, इसलिए पार्टनर बॉन्ड कर रहे हैं, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, और पे कर रहा है आपका फर्म ही, इसलिए कैश में आपको 3,000 ऐड हो गया। हाँ, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे जानिए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5,000 और लिखा है एग्रीगेट फर्म विल बियर एंड 2,000 बैलेंस पे। तो जब लिखा है फर्म बियर कर रहा है तो फर्म बियर कर रहा है तो आपको पे भी फर्म कर रहा है, और जब पार्टनर है तो वो आपको बॉन्ड कर रहा है तो पे आपको फर्म कर रहा है। बस इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, मानती हुई क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए आप। एंड देन थर्ड वन, ये समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ूं? ओके, dissolution expenses of 10,000 were paid by Amit
अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब समझिए, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो बॉन्ड कौन कर रहा है आपका? फर्म कर रहा है, ठीक है। और पे कौन कर रहा है आपको? अमित। अब याद कीजिए, जब आपको बॉन्ड करता है फर्म, ठीक है, तो क्या एंट्री होती है? जब फर्म आपका बॉन्ड करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ओके। और पे करता है फर्म तो क्या होता है? उसका पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर का क्या नाम था इसमें? अमित। टू अमित कैपिटल अकाउंट, ओके। चलिए, अमाउंट कितनी थी इसकी? 8,000, ठीक है। तो ये थर्ड वन तो आपको सिंपल थी। इसको बॉन्ड कर रहा है आपको फर्म, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट, और पे कर रहा है आपको अमित, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ वन हम करते हैं। हाँ, कुछ लैंग्वेजेस ट्रिकी होते हैं बच्चों, जैसे 8 का बी मैं मानती हूँ ट्रिकी थे, तो इसमें आपको यही मानना पड़ेगा कि फर्म जो है वो बॉन्ड कर रहा है, ठीक है, और पे भी कर रहा है, और पार्टनर जो है वो बॉन्ड कर रहा है बट फर्म पे कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो आप उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। कुछ कुछ तो आएंगे आपके ट्रिकी। Fourth, D1, realization expenses up to 6,000 was agreed by the firm to reimburse Ajay. Dissolution expenses were rupees 7,000, ठीक है। अब बच्चों इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें क्या है कि जो फर्म का खर्चा आपका इसमें कुछ भी हुआ है डिसोल्यूशन पे, ठीक है, फर्म ने जो एग्री किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अप टू 6,000 वाज एग्रीड बाय द फर्म टू रीइंबर्स अजय। तो फर्म ने एग्री किया, वो 6,000 अजय को देगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में 7,000। अब आप प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर कीजिए कि फर्म जो जितना एग्री करता है पार्टनर को देने के लिए, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को संभालने के लिए, वो कितना देता है? सैलरी। और आगे जो भी खर्चा हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप कंपेयर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6B से, ठीक है। आगे एक्सपेंसेस फॉर डिसोल्यूशन थे आपके, उससे हमको कोई मतलब नहीं, चाहे जितना भी फर्म को कोई मतलब नहीं, बस वो पार्टनर को दे दिया, बस दे दिया। फिर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8A। हाँ, फर्म ने एग्री किया आलोक को पे करना 7,500, ठीक है, और वो उसको हो गया, पार्टनर्स को मिल गया सैलरी। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 10,000 व्हिच वर पेड बाय द फर्म, तो फर्म ने 10,000 पे भी किया, तो उसकी अलग एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन टू कैश। अब इस क्वेश्चन अब 8D में देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अप टू 6,000 वाज एग्रीड बाय द फर्म टू रीइंबर्स अजय। तो फर्म ने 6,000 आपको अजय को दिया है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वे 7,000। अब फुल स्टॉप है, आगे कोई नहीं है। तो फिर आगे कोई नहीं, तो मैंने क्या कहा था बच्चों, आगे कोई नहीं, इसलिए फर्म को कोई मतलब नहीं। अगर लिखा रहता पेड बाय फर्म तो हम उसकी सेकंड एंट्री करते, रियलाइजेशन टू कैश 7,000, बट कुछ नहीं लिखा है आपको, तो फिर हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आपके पार्टनर्स जो है, क्या नाम है? अजय। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट 6,000, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तीनों क्वेश्चन को अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे मार्क करना है आपको। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू पार्टनर का नाम क्या था बच्चों? अजय कैपिटल अकाउंट टू अजय कैपिटल अकाउंट 6,000, ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों, अब इस क्वेश्चन के नीचे अब आप अपने रजिस्टर में मार्क कर लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। सी द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन 6B, ओके, 6B था आपका, फिर 8A एंड 8D, ठीक है। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन के नीचे आप लिख लीजिए, मतलब इस क्वेश्चन आंसर के नीचे लिख लीजिए कंपेयर दिस ऑल 3 क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या। फिर अब ऐसा आपको जर्नल एंट्री आएगा तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी, इट्स माय श्योरिटी, ओके। बस आप मेरी बात मान लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिए कि ये तीनों क्वेश्चंस को आप कंपेयर कर लीजिए, और तीनों के आप क्वेश्चंस को एक साथ जर्नल एंट्री करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बस लैंग्वेज की आपकी डिफरेंस है, ठीक है। चलिए बच्चों, मैंने भी लिख दिया है। फिर आप बोलोगे मैम आपने लिखा नहीं, मैं लिखना भूल गया या भूल गई। फिर आप बोलोगे मैम आप समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप बाद में प्रॉब्लम में हो, इससे अच्छा मैं आपको लिख दे रही हूँ।
चलिए क्वेश्चन 6B, 8A एंड 8D। अब ये तीनों क्वेश्चंस को आप देखना और नोट कीजिए लैंग्वेज का डिफरेंस, तब आपको समझ में आ जाएगा। और इट्स माय प्रॉमिस कि ये 3 क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, लैंग्वेज की डिफरेंस समझ में नहीं आई, तो फिर राम भरोसे। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया आपने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको करने से पहले बता दे रही हूँ, ये उससे रिलेटेड है जो आज हमने टॉपिक किया है, लोन टू फर्म। ठीक है, पार्टनर फर्म को लोन दे रहे हैं या फिर फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है। ठीक है, तो एक बार आप रिकैप कर लीजिए वो जर्नल एंट्रीज जो मैंने आपको कराई थी। एक बचाइए बैक ऑफ योर पेज। ठीक है, देख लीजिए। हाँ, जब पार्टनर फर्म को लोन देती है तो 3 एंट्री होती है, मतलब 3 सिचुएशंस होते हैं आपके। ठीक है, जब लेस अमाउंट या अनरिकॉर्डेड एसेट और एसेट एक्सेप्ट करते हैं सेटलमेंट ऑफ लोन, और थर्ड एज अ पार्ट अनरिकॉर्डेड। ठीक है, चलिए कर लिया, स्टार्ट करो रीडिंग क्वेश्चन 9। ठीक है, आप मार्क कर लीजिए एज वेरी इंपॉर्टेंट। Charu, Dhwani, Iknur and Pavni were partners in a firm. They had entered into partnership firm last year only through a verbal agreement. ठीक है, verbal agreement भी तो आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, valid है। They contributed capitals in the firm and to meet other financial requirement, few partners also provided loan to the firm. ठीक है, partners ने loan दिया था firm को। Within a year, their conflict arisen due to certain disagreement and they decided to dissolve the firm. अब कुछ झगड़े हो गए तो उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करना चाहा। The firm had appointed Ms. Kavya, who is a financial advisor and legal consultant, to carry on the dissolution process. In the first instance, Ms. Kavya had transferred various assets and external liabilities to realization account। जो हम लोग करते हैं, सारे assets और liabilities को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? realization account में। Due to her busy schedule, Ms. Kavya has delegated this assignment to you, being an intern in her firm। ठीक है, Ms. Kavya ने हमें responsibility दे दी है क्योंकि वो थोड़े busy हो गई है। On the date of dissolution, we have observed the following transactions। ठीक है, ये सारे आपके transactions हुए, you are required to pass necessary entries। ये देखिए क्वेश्चन आपके CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 की। ठीक है, चलिए आप दिल थाम के बैठिए। फर्स्ट, Dhwani's loan of 50,000 to the firm was settled by paying 42,000। तो ध्वनि ने फर्म को लोन दिया था 50,000 को, वो सेटल हुआ है by paying 42,000। फर्म ने उसको 42,000 दे दिया है। तो उसकी जर्नल एंट्री बच्चों मैंने क्या बोली थी? ये आपकी पार्टनर्स की लोन कैसी लाइबिलिटी होती है? आउटसाइड लाइबिलिटी होती है? नहीं, ये अंदर का मैटर होता है। अच्छा, तो उसे हम कैसे खत्म करते हैं? जैसे हम नॉर्मली अपने लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी? तो ध्वनि का लोन खत्म हुआ, हम उसे डेबिट कर देंगे। दीज लोन अकाउंट डेबिट। कितने का लोन खत्म हुआ? 50,000। ठीक है, और कितने में खत्म हुआ आपका? 42,000। ठीक है, टू कैश और बैंक जो लिखना चाहेंगे आप 42,000। तो ये कौन सा केस है बच्चों जो आज मैंने पढ़ाया था? फर्स्ट केस। हाँ, 50,000 का लोन फर्म ने कम अमाउंट में खत्म कर दिया 42,000। तो जो डिफरेंस होता है वो फर्म के लिए तो फायदा हो गया। ठीक है, तो फायदा को हम लोग कैसे लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, चलिए अब याद हो गया? याद नहीं, सॉरी बच्चों, समझ में आ गया? मुझे याद करने वाले बच्चे पसंद नहीं है। जो समझेंगे मेरे साथ वो क्या करेंगे? बल्ले बल्ले करेंगे, और जो रटेंगे वो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे बट फिर वो उदास हो जाएंगे। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? हमेशा बल्ले बल्ले या थोड़ी देर के लिए खुश हो जाना तो रोना है? अब आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला सिचुएशन था कि जब ध्वनि ने लोन दिया फर्म को 50,000, बट फर्म ने 42,000 में उसके लोन को खत्म कर दिया, तो 8,000 फर्म को पार्टनर हो गया। उसको हम लोग लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, Pavni's loan of 40,000 was settled by giving an unrecorded asset of 45,000। तो पावनी ने लोन दिया था 40,000 का, उसको सेटल किया है आपको अनरिकॉर्डेड एसेट। ये कौन सा केस है बच्चों? सेकंड वाला केस। तो अब पावनी का लोन तो खत्म हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसके लोन को डेबिट कर देते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे जो एसेट रियलाइज होता है उसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों, कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, दिस इज योर एसेट रियलाइज्ड। ओके बच्चों, अब आपकी अमाउंट कितनी आएगी, 40,000 का लोन सेटल किया है 45,000 पे, ठीक है। तो कितने का एसेट से सेटल हुआ है, 45,000। ओके, रुकिए रुकिए मैम, क्या हुआ बच्चों, 45,000 नहीं, अच्छा वेरी गुड। यहाँ मैंने क्या सिखाया, हमेशा लोन का ही अमाउंट लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको एसेट का अमाउंट उससे ज्यादा हो चाहे कम हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमेशा लोन का ही अमाउंट लिखना है। चलिए इसे मैं आपको रेड से लिख देती हूँ कि आपको हमेशा याद रहे कि यहाँ हमेशा आपको लोन का ही अमाउंट लिखना है। चलिए, अब जिस बच्चे को भी ये याद रही है उसके लिए क्लैपिंग हो जाए, उसने हमेशा अपने माइंड में फिक्स रखा है कि यहाँ लोन का ही अमाउंट लिखना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आप नोट कर लीजिए ये। थर्ड वन, लोन टू चारू ऑफ 60,000। ध्यान से पढ़ा आपने, लोन टू चारू है, ठीक है। चारू वाज अ पार्टनर, ठीक है। लोन टू चारू मतलब फर्म ने लोन दिया है चारू को, तो ये फर्म के लिए क्या हो जाता है बच्चों, एसेट of 60,000 was settled against चारू's brother loan of same amount। तो अब क्या है कि against चारू's brother loan of same amount। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। आपको मैंने जब क्या समझाया था कि जब फर्म लोन देता है पार्टनर को तो उसके लिए एसेट हो जाता है, ठीक है। तो फिर जब उसको अगर पैसा मिल जाता है तो एसेट डेबिट आइटम है, तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। लोन टू चारू, ठीक है। अब खत्म या तो है वो पार्टनर कैश दे देता है और नहीं देता है तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि लोन टू चारू को उस चारू ने क्या किया है, कैश दिया है, नहीं दिया है। अब कैसे सेटल किया, अगेंस्ट चारूज ब्रदर लोन, ठीक है। मतलब कि फर्म ने, ठीक है, फर्म ने कभी चारू के ब्रदर से लोन लिया होगा। तो ये चारू के ब्रदर का लोन क्या है बच्चों, ये पार्टनर्स लोन है, नहीं ना आएगा तो ये आउटसाइड लायबिलिटी आ गया, ठीक है। तो अब आपको जो फर्म के लिए एसेट था लोन टू चारू, ठीक है, उसको पैसा आना था, ठीक है। अब उसके मगर क्या उसको सेटल कर दिया गया, ये एसेट को सेटल कर दिया गया आपके चारूज ब्रदर लोन, जो कि एक आउटसाइड लायबिलिटी है, ठीक है। तो अब आपको जब आउटसाइड लायबिलिटी है तब तो उसका तो मैं कोई नाम नहीं लिखती हूँ, मैंने कहा जिस पार्टनर्स लोन है तो उसको खत्म करने के लिए अगर आपको लोन लायबिलिटी है फर्म के लिए तो क्रेडिट है तो डेबिट कर देते, ये लोन टू चारू एसेट था तो खत्म करने के क्रेडिट कर दिए। बट आउटसाइड लायबिलिटीज को तो हम लोग वैसे नहीं करते, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट पे। तो ये एसेट का आपका खत्म हुआ कैसे बच्चों, आपकी आउटसाइड लायबिलिटी, तो उसके लिए तो हम लोग नहीं लिखते, उसके लिए क्या लिखते हैं, अब पैसा कैसे गया आपका, ये रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 60,000 डेबिट हुआ क्योंकि आपको पैसा गया। मुझे पता है ये क्वेश्चन को समझने में बहुत बच्चों को मुश्किल हो रही होगी, मैं फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले आप वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, ठीक है। लोन टू चारू ऑफ 60,000 was settled against चारू's brother loan of the same amount। अब लोन टू चारू, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो वो क्या होता है बच्चों, एसेट, ठीक है। फर्म ने पार्टनर को लोन किया तो वो अंदर की बात है, तो वो एसेट हुआ तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब या तो वो पार्टनर आपको पैसा दे रहा है लोन का अमाउंट तो कैश कर देते हैं, और नहीं देता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट उस दो तरह से सेटल नहीं हुआ, कैसे हुआ, वॉज सेटल्ड अगेंस्ट चारूज ब्रदर लोन ऑफ सेम अमाउंट। तो मीन्स चारू के ब्रदर ने फर्म को लोन दिया होगा, ठीक है, फर्म को लोन दिया होगा। और ये क्या हुआ बच्चों, चारूज ब्रदर लोन, ये आउटसाइड लायबिलिटी हुआ। तो जब आउटसाइड लायबिलिटी को हम पे ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं, जब पे ऑफ करते हैं तो आपको पैसा कैसे जाता है, ठीक है,
क्या होता है जब पैसा जाता है, ठीक है, या तो आपके कैश के फॉर्म में जाता है या पार्टनर्स के काम में। तो इस क्वेश्चन में ना ही कैश के फॉर्म में जा रहा है, ना ही पार्टनर के लोन टू चारों अकाउंट में जा रहा है, और पैसा जा रहा है, इसलिए आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। आई होप सो अब आपको समझ में आ गया। इस जर्नल एंट्री को आप एक दो बार समझिए, खुद दिमाग थोड़ा लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा अगर आपको अब घर जाके आप रिवाइज करोगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास यू आर फ्री टू आस्क मी, ठीक है। बट आई होप सो 50% बच्चों को 50% तो समझ में अभी आ ही गया होगा। बस एक इसको याद रखिए, ये एसेट है तो खत्म करने के लिए हम इसको डेबिट को क्रेडिट किए। कैसे आपको आता है कैश या पार्टनर्स, वो नहीं हुआ, सेटल हुआ आपके चारूज ब्रदर लोन। तो चारूज ब्रदर लोन आउटसाइड लायबिलिटी है, तो आउटसाइड लायबिलिटी के लिए हम जब भी करते हैं पे ऑफ करते हैं तो कभी लायबिलिटी का नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है, कभी लायबिलिटी का नाम नहीं लिखते। चलिए एक और तरीके से, अगर आपका मैं बताती हूँ क्रेडिटर है, ठीक है, क्रेडिटर है अगर आपका 10,000 का, ठीक है, इसको ये लायबिलिटी को पे ऑफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे बच्चों, फर्स्ट में आप सोचो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को कहाँ ट्रांसफर कर देते थे, रियलाइजेशन अकाउंट में कर देते थे, ठीक है। आप ट्रांसफर करने के बाद पे ऑफ करते हैं, ठीक है, तो आप क्रेडिटर को पे ऑफ कर, तो मैंने क्या कहा था, पैसा जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और कैसे जा रहा है आपको, टू कैश या कोई पार्टनर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या आपको, ठीक है, जो ये एसेट है उसको खत्म कर रहे हैं और ये पैसा आपका जा रहा है आपका, तो हम लोग लिखे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बट ये बस आपको जो आउटसाइड लायबिलिटी है वो किस तरह से पे ऑफ कर रहे हैं, लोन टू चार्ज की। आई होप सो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हाँ बच्चों, ये रियलाइजेशन अकाउंट मैंने लिखा है, ये आपका जो आउटसाइड लायबिलिटी है चारूज ब्रदर लोन, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। तो आउटसाइड लायबिलिटी को तो जब भी हम खत्म करते पे ऑफ करते हैं तो कभी उस लायबिलिटी का नाम नहीं लिखते, पैसा जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, तो वही मैंने लिखा है। और जाता कैसे आपको, कैश या पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, तो ना यहाँ पे कैश से जा रहा है ना पार्टनर्स कैपिटल, कोई पार्टनर आपको टेक ओवर कर रहा है, कैसे जा रहा है, फर्म ने जो लोन दिया था चारू को उसको सेटल एडजस्ट करके आपको जा रहा है, ठीक है। या तो आप ऐसे ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, फर्स्ट ये और सेकंड ये, या फिर आपको फर्स्ट ये सेकंड ये, आपको बस जिस तरह से भी, देखिए मेथड्स बहुत सारे होते हैं, सबके अपने अपने दिमाग होते हैं, आपको जिस तरह से भी समझ में आ रहा है बस समझ लीजिए, बस समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आपका लास्ट पार्ट, ignores loan of 80,000 to the firm and she took over machinery of 60,000 as part payment। ये याद आया आपको कौन सा केस है, थर्ड, जब आप एक्सेप्ट करते हैं रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट एज अ पार्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या होगा, बस वही है, आपका जो लोन है पार्टनर्स का लोन खत्म हो जाएगा, वो क्रेडिट आइटम है, तो क्या होगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। आइज लोन अकाउंट डेबिट, और एसेट रियलाइज को मैंने क्या कहा था, रियलाइजेशन अकाउंट, और जो बैलेंस बचा है आपको वो कैश के थ्रू हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कितने का लोन था बच्चों, 80,000, और मशीनरी लिया है 60,000 का, तो 80,000 और 60,000 का मशीनरी, डेट इज रियलाइजेशन, और बैलेंस हो गया आपका 20,000, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया, बस आपको चारू वाले को आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया। फिर भी बच्चों को डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में यू आर फ्री टू आस्क मी, आई एम हियर ऑलवेज फॉर यू, ठीक है। और आप जैसे सबके दिमाग अपने अलग होते हैं, अगर आपको जिस तरह से भी समझ में आ रहा है आप समझ लीजिए, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास फ्री टू आस्क मी। जैसे मैंने वैसे सिखाया था आपको पे ऑफ करने के, कि आपको आउटसाइड लायबिलिटी में रियलाइजेशन अकाउंट से ही करते हैं, पैसा जाता है तो डेबिट, और कैसे जा रहा है, कैश या पार्टनर कैपिटल, तो ना ही कैश जा रहा है ना ही पार्टनर्स, कैसे जा रहे हैं, वो आउटसाइड लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं चारू लोन टू चारू करके, तो लोन टू चारू आपने क्रेडिट कर दिया, काम खत्म। ये फर्स्ट तरीका हुआ। और सेकंड वो था जो मैंने आपको पहले बताया था, लोन टू चारू क्या है, फर्म के लिए एसेट है तो खत्म करते हैं, डेबिट आइटम है तो क्रेडिट करके, और फिर आपको कैसे वो आपको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको वो तरीका ही सही रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, आउटसाइड लायबिलिटी पैसा जा रहा है तो पैसा जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट हम डेबिट कर दिए, और कैसे जा रहा है, ना ही कैश ना ही पार्टनर्स कैपिटल कोई टेक ओवर कर रहा है, वो जा रहा है लोन टू चारू अकाउंट। हाँ तो वो फर्स्ट मेथड ही आई थिंक तो फर्स्ट वाला सही है, ठीक है।
चलिए ये नोट कर लीजिए। मेरे प्यारे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का जो आपका चैप्टर था डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, इसकी जर्नल एंट्री आपके लिए नई थी, इसलिए मैं आज आपको इतने ही क्वेश्चंस कराई सो डैट कि आप घर जाके आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए कि नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन मैं कंटिन्यू करूँ तो आप विद फुल कॉन्फिडेंस आप करें। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप घर जाके आज के सारे कॉन्सेप्ट्स जर्नल एंट्री के पीछे जो लॉजिक है उसको रिवाइज कीजिए कि नेक्स्ट क्लास आप विद फुल कॉन्फिडेंस हम आगे के क्वेश्चंस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।